हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीटीआई ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है किन्सियोलॉजी के महत्व। तो देखिए, किन्सियोलॉजी के महत्व क्या है। कल हमने जो अध्ययन किया था वो था किन्सियोलॉजी के उद्देश्य एवं लक्ष्य, और आज ये नया टॉपिक है महत्व। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि किन्सियोलॉजी का क्या महत्व है, या ये क्या काम आती है, इससे क्या लाभ है, इससे खिलाड़ियों को क्या लाभ होता है, और इसका आखिर में ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ जाती है, इसका अध्ययन करना जरूरी हो जाता है। तो इसमें पहला जो उद्देश्य है वह मानव क्रियाओं के आधार पर, मानव के शरीर में जो क्रियाएं होती है उसके आधार पर जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती है उनको समझने में क्या होती है, सहायक होती है। तो पहला क्या है, गमन क्रियाओं के आधार पर। गमन यानी मानव में गमन क्रियाओं के आधार पर, मानव में गमन क्रियाओं के आधार पर उनके प्रभावी मतलब प्रभावी का मतलब अफेक्ट होने वाली या अफेक्ट को जो होती है ना क्रियाएं, तो कौन कौन सी क्रियाएं प्रभावित हो सकती है। तो उनके प्रभावी गतिविधि को समझने में सहायक। तो इसका पहला महत्व है कि मानव में गमन क्रियाओं के आधार पर उनके प्रभावी गतिविधि को समझने में सहायक, या उनके शरीर में जो प्रभावी गतिविधियां होती है ना वो किस प्रकार की होती है, तो इसमें इसका महत्व होता है, यानी उसका अध्ययन किया जाता है। और दूसरा जो टॉपिक है वो है शरीर के गति के सिद्धांतों को समझना व उनका मूल्यांकन करना। शरीर के गति के सिद्धांतों को समझना व उनके मूल्यांकन में सहायता करना। तो किन्सियोलॉजी का क्या महत्व है कि इसमें शरीर के गति के सिद्धांतों को समझा जाता है, यानी शरीर में किस किस प्रकार की गतियां होती है और उन गतियों का जो है मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि कौन से खेल में किस गति से दौड़ना चाहिए, या किस गति से हाथ में किसी भी वस्तु को पकड़ करके फेंकना चाहिए। किस गति से जब वस्तु को फेंका गया तो वह अपने निश्चित लक्ष्य पर पहुंच गई है, यानी गति कम हो या ज़्यादा हो। आपने नॉर्मली देखा होगा कई बार, जैसे एथलीट दौड़ होती है तो उस दौड़ में क्या होता है, प्रारंभ में जो खिलाड़ी धीरे धीरे चलता है, लास्ट में जो लक्ष्य पर पहुंच जाता है, लेकिन जो फर्स्ट में प्रेशर से चलेगा लास्ट में जाकर के क्या हो, बीच में मध्यम सीमा ऐसी आती है जब वो उसमें थकावट अनुभव हो जाएगी या थकावट अनुभव करेगा वो। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। एक निश्चित वेग के द्वारा वस्तु को फेंका जाता है ताकि वो लक्ष्य पर पहुंच सके। तो शरीर के गति के सिद्धांतों को समझना, यानी गति के कौन कौन से सिद्धांत है। तो आपने देखा होगा जैसे न्यूटन की गति के क्या है, 3 नियम है या 3 सिद्धांत है। उन नियमों का पालन किया जाता है। कोई भी जो वस्तु है ना, आपने देखा होगा किसी भी वस्तु को जब ऊपर से नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वापस ऊपर से नीचे आती है। वो क्यों आती है नीचे, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जो होता है ना, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस वस्तु को अपनी ओर खींचता है और इसलिए वो वस्तु आती है। लेकिन यदि उस वस्तु का वेग इतना कर दिया जाए जिसको कहते हैं पलायन वेग, यानी किसी भी वस्तु का वेग इतना कर दिया जाए कि वो पृथ्वी के
गुरुत्वाकर्षण सीमा को पार कर जाए तो फिर वो वस्तु वापस लौट करके नहीं आएगी। ये न्यूटन के नियम है, मतलब ये गुरुत्वाकर्षण के जो होते हैं ना नियम थे तो उसमें लागू होते हैं इसमें। तो शरीर के गति के सिद्धांतों को समझना व उनके मूल्यांकन में सहायक होना। इसके बाद तीसरा जो इसका जो मेन उद्देश्य है या जो इसका जो है ना महत्व वो है शरीर रचना व संचालन में संबंध को समझना। मानव शरीर रचना, मानव शरीर रचना व संचालन में संबंध या संबंधों को समझने में सहायता करना। तो तीसरा महत्व है कि मानव शरीर रचना व संचालन में संबंधों को समझने में सहायता करना। अब देखिए मानव शरीर रचना, मानव के शरीर में कई प्रकार के जोड़ पाए जाते हैं। मैंने पहले बताया था मानव का शरीर एक मशीन के समान कार्य करता है, पूरे के पूरे उसी के नियमों के अनुसार लागू होते हैं ये। तो मानव शरीर रचना व संचालन में संबंधों को समझना। तो शरीर जैसी रचना है मानव, अब जिसमें आ रहा है संचालन में, मानव का शरीर क्या होता है गतिशील होता है, इसका हर एक या प्रत्येक अंग क्या होता है गतिशील होता है। तो उन सभी की जो है ना क्या होता है किन्सियोलॉजी के महत्व के अंतर्गत आते हैं वो। तो मानव शरीर रचना व संचालन में संबंधों को समझने में सहायता करना। और चौथा जो इसका महत्व है वह चोटों से बचाव के सिद्धांतों को समझना। चोटों से बचाव के सिद्धांतों को समझना। यानी इसका जब हम अध्ययन करते हैं तो इसका क्या महत्व होता है, इसमें जो है ना चोटों से बचाव के सिद्धांतों को समझा जाता है कि किस प्रकार से चोटों से बचाव किया जाए, अन्यथा शरीर की क्षति होगी या शरीर में किसी प्रकार की चोट लग सकती है। और उसके बाद जो इसका जो पांचवा जो टॉपिक है वह है जैसे गति को प्रभावी रूप से समझना। गति को प्रभावी रूप से समझना। गति को प्रभावी रूप से समझना। तो इस प्रकार से इसके क्या है ये उद्देश्य हैं ये। तो जैसे 1, 2, 3, 4 और 5 उद्देश्य हैं। अब इसमें यूँ भी हो सकता है कि जैसे ये उद्देश्य जो होते हैं ना ये जो महत्व होते हैं इनमें कोई सा भी क्वेश्चन बना, अब क्वेश्चन बना तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव आएंगे उसमें इनमें से एक लाइन जरूर रहेगी, 3 अन्य लाइनें रहेगी वो। तो इससे इनमें प्रत्येक में वर्णन है, पर सेमेस्टर जो एग्जाम होता है उसमें लागू होता है ये, है ना। लेकिन ये मेन जो टॉपिक है ना इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। इसके बाद आगे बढ़ते अपन। इसके बाद है अध्ययन के साधन, यानी किन्सियोलॉजी के अध्ययन के साधन। अध्ययन के साधन यानी जब किन्सियोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो देखा जाए तो प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है और इनके
जो अध्ययन किया जाता है किन्सियोलॉजी का एक तरह से रियल में, तो वो उसमें प्रयोगशाला होगी और उसमें कई वस्तुएं होगी जिनको प्रत्यक्ष रूप से देख करके इसका अनुमान लगाया जा सकता है या इसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें जो पहला देख रहे हैं वो है मृत शरीर, यानी अध्ययन के साधन में क्या है पहला इसका मृत शरीर, मृत शरीर। या आपने देखा होगा ना, जैसे MBBS जो डॉक्टर है जब ये ट्रेनिंग करते हैं तो इनको कोई भी जैसे लावारिस जो बॉडी होती है वह मेडिकल कॉलेज में आती है, और मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट्स रहते हैं MBBS के, तो इनको बॉडी की चीराफाड़ी करके यानी शल्य चिकित्सा के द्वारा इनको समझाया जाता है कि कौन सा पार्ट किस पेशी से जुड़ा है या कौन से पार्ट के अंदर कौन सी तंत्रिका आ रही है, सारी चीज़ें समझाई जाती है। या जैसे कौन सा अंग कहाँ पर स्थित है, जैसे उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा पहले बताया था, जैसे किडनियां है, ये दोनों किडनी, तो दोनों जो किडनी रहती है ये, तो ये कहाँ रहती है उदर गुहा में, जो उदर गुहा है उसमें नीचे रहती है। अब ये बताया जाता है कि जब किडनी का मान लो जैसे किडनी में पथरी जम जाती है, ये दोनों एक समान आकार के, चित्र में जाना, जब किडनी में पथरी जम जाती है तो फिर ऑपरेशन कहाँ से करते हैं, आगे से करेंगे पीछे से किया जाता है। छोटा सा रीढ़ का डी है, उसके सारे कट लगा करके इसका ऑपरेशन किया जाता है। आगे से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आगे क्या है आंतें आ रही है, आमाशय पूरी जगह भरी हुई है, इसलिए क्या करते हैं ये चीज़ बताई जाती है कि किस चीज़ का कैसे ऑपरेशन किया जाएगा या कौन सा अंग आसानी से निकाला जा सकता है, इस प्रकार से ये। तो इसमें मृत शरीर की आवश्यकता होती है। इसमें ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाना, इसमें यह समझा जाता है कि कौन सी भाई खिलाड़ी है ना, तो खिलाड़ियों के हिसाब से MBBS के हिसाब से तो काफ़ी चीज़ें होती है, काफ़ी चीज़ें देखी जाएगी, लेकिन खिलाड़ियों में मेन फोकस काय पे रहता है, मांसपेशियों पर। तो इसमें मृत शरीर में इसमें यह देखा जाता है कि कौन सी मांसपेशी किस अस्थि से जुड़ी हुई है। पूरी लाइन की लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी लिखेंगे तो इसके अंतर इसमें यह देखा जाता है कि मानव शरीर की कौन सी पेशी मानव शरीर की किस अस्थि से जुड़ी हुई है। तो ये डायरेक्ट याद रखना, मानव की कौन सी मांसपेशी इस अस्थि से जुड़ी हुई है, ये देखा जाता है, यह देखा जाता है। और यूं भी देख सकते हैं भाई किस प्रकार से जुड़ी है, मतलब मजबूत रूप से, आंशिक रूप से, कई चीजें होती है। लेकिन मैंने यार ना कि इसमें मृत शरीर की आवश्यकता पड़ती है, यानी जो मेडिकल कॉलेज होता है वहाँ पर जो डेड बॉडीज होती है तो उसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें ये लाइन आएगी कि मृत शरीर मानव की कौन सी मांसपेशी की शक्ति से जुड़ी हुई है, ये इसमें देखा जाता है। और उसके बाद है अधरंग, यानी इसमें को कहा जाता है सामान्य से, जैसे लकवा या पैरालाइसिस। आपने सभी जानते हो पैरालाइसिस क्या होता है, जिसको लकवा भी कहते हैं सामान्य भाषा में। शरीर का जो अंदरूनी जो भाग होता है वो अपंग हो जाता है एक प्रकार से। तो लकवे में मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जो अंगे या जो प्रभावित जो संरचना होती है, मांसपेशियां प्रभावित होती है। लेकिन मांसपेशियों का नियंत्रण कौन करता है, तंत्रिका तंत्र। इसलिए पहले जो है तंत्रिका तंत्र डैमेज होता है, और जब तंत्रिका तंत्र डैमेज हो जाएगा तो उसका मांसपेशियों पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। इसलिए मांसपेशियां क्या हो जाएगी, फिर कार्यविहीन हो जाती है, यानी उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं होती है। इसलिए आप देखा होगा जब लकवा हो जाता है तो सीधा का सीधा क्या करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं, यानी मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है लकवा।
मस्तिष्क में तो तंत्रिका तंत्र होता है ना, तो सभी तंत्रिकाओं को और मांसपेशियों को नियंत्रित करता है वो। इसलिए सीधा पहले क्या करवाते हैं वो, सीटी स्कैन करवाते हैं। उसमें भी अगर हालांकि उसमें पता लग जाता है सीटी स्कैन में इस पैरालिसिस का, तो लेकिन और भी अगर बारीकी जाना तो फिर एमआरआई करवाई जाती है। ये जैसे नाम सुना होगा ना इसका, सीटी स्कैन, तो इसका होता है कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन, और ये होते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये तो जैसे एमआरआई, तो कई बार जैसे एमआईआर, तो नाम तो वही रहेगा, मैग्नेटिक इमेजिंग रेजोनेंस। तो मेन तो ज़्यादातर न्यू बोलते हैं एमआरआई, अर्थात मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी इसमें चुंबकीय जो होती है ना, चुंबकीय, तो उसका प्रयोग होता है, चुंबकीय ऊर्जा का प्रयोग होता है इसमें। जबकि इसमें जो है ना सीटी स्कैन में रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है। तो अधरंग लकवा या पैरालाइसिस में ये मतलब जो ये करके इसमें देखा जाता है, वही तो मेन तो वही रहेगा, मर्द शरीर के द्वारा भी इसका अध्ययन कर सकते हैं ये। इसमें यह देखा जाता है कि कौन सी मांसपेशी मृत हो गई है, मतलब मृत हो गई, ये भी तो उसमें किसी प्रकार की कोई हलचल या क्रिया नहीं हो रही है। और ये भी देखा जाता है कि कौन सी जो मांसपेशी संधि से जुड़ी हुई है। कौन सी संधि से जुड़ी हुई है। तो पहला किन्सियोलॉजी के साधनों में पहला तो है मर्द शरीर की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है अधरंग यानी लकवा या पैरालाइसिस से जो ग्रसित होता है ना व्यक्ति, उसको अध्ययन के रूप में बताया जाता है। उसमें एमआरआई या सीटी स्कैन स्टूडेंट को समझाया जाता है, देखो इसमें ये अंग प्रभावित है, और साथ में देखा जाता है, इसमें देखा जाता है कि कौन सी मांसपेशी मृत हो गई है, और जो मृत हो गई ना मांसपेशी, वो कौन सी संधि से जुड़ी हुई है, यानी किस संधि से जुड़ी हुई जिसलिए उसमें हलचल नहीं हो रही है, इस प्रकार से। और तीसरा है शारीरिकी, यानी वही एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो साधनों में इसका पहला महत्व है एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी। आपने देखा होगा, प्रत्येक रूप से उदाहरण देखा होगा आपने सर्वप्रथम जो सेमेस्टर था, सेमेस्टर फर्स्ट, उसमें एनाटॉमी का अध्ययन किया है। फिर थर्ड सेमेस्टर है, उसमें ये जो सिलेबस बनाया गया, पाठ्यक्रम बनाया गया है, एक नियम कायदों से बनाया गया है, वैसे नहीं कि ऐसे बना दिया जाए। क्योंकि फर्स्ट में आपने काहे का अध्ययन किया था, एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी का, चाहे स्टूडेंट आर्ट्स के थे या किसी भी सब्जेक्ट के, लेकिन आपने अध्ययन किया। इसमें बहुत सी चीज़ें आपने फर्स्ट बार देखी, और ये पढ़ने के बाद अनुभव हुआ क्या रहा, हम तो जैसे इसके साइंस के या बायो के स्टूडेंट, तो पहले इसका अध्ययन कराया गया। इसके बाद फिर स्पोर्ट मेडिसिन आए, और आज फोर्थ सेमेस्टर में फिर किन्सियोलॉजी का अध्ययन करते हैं सबसे लास्ट में। तो इसके अध्ययन के साधन में क्या है, इसका अध्ययन तो बाद में करें, पहले अपन ने इसका अध्ययन किया ना, इसलिए इसमें क्या होता है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है। इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जाती है।
प्राप्त की जाती है। अब संपूर्ण का मतलब काफी विस्तार देगा, जैसे कोशिका की संरचना, ऊतक की संरचना, अंगों की संरचना, तंत्रों की संरचना, और कौन सा जो अंग प्रभावी रूप से गति कर सकता है, कौन सा अंग कम गति करता है, किस परिस्थिति में गति करता है, उन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। और इसके बाद में इसका जो फोर्थ टॉपिक है, यानी इसका जो अध्ययन का साधन है, वह है भौतिक व रेखा गणित। भौतिक व रेखा गणित। रेखा गणित तो देखिए, मतलब जो भौतिक यानी फिजिक्स, तो इनमें जो अध्ययन किया जाता है, तो भौतिक में क्या है, लीवर की शक्ति व गति की क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है। जानते हो लीवर, लीवर में समझ है ना आप, शरीर का जिसको यकृत कहते हैं, वह चीज अलग है। लीवर जो होते हैं ना, उनको सामान्य भाषा में कहते हैं उत्तोलक, नाम है उनका उत्तोलक, यानी वह साधन जो किसी भी कार्य को आसान बना देते हैं, जैसे कैंचिए, चिमटा, पिलायर, सरोता, ये सब किसके उदाहरण है, ऊतक के उदाहरण है। और इनको क्या कहा जाता है, लीवर कहा जाता है। आज तो बड़ी बड़ी जो क्रेन है वो किस पर आधारित है, लीवर पर आधारित है। पहले एक चेन पुली होती थी, तो उसी के द्वारा कई जो बाहरी कार्य, जैसे नीचे से किसी वस्तु को ऊपर चढ़ाना, पहले आपने देखा होगा मकानों पर पत्थर की जो पट्टियां होती थी वो चढ़ाई जाती थी, वो कैसे 3-3 मंजिल पर ऊपर, तो क्या चेन पुली के द्वारा उसको चढ़ाते थे, तो वो लीवर के आधारित है। तो लीवर इसमें पहला जो, एक बार पे देख लेना इसका जो टॉपिक है, भौतिक व रेखा गणित। अध्ययन के साधन पढ़ रहे हैं अपन इसका, है ना। तो यानी किन्सियोलॉजी के अध्ययन में साधन जो है, एक तो भौतिकी है और एक रेखा गणित है। तो इसमें क्या है, लीवर का फिर भी याद रखना आप, क्या कहा जाता है इनको, उत्तोलक कहा जाता है। इसमें लीवर की शक्ति व गति की क्रियाशीलता, लीवर की शक्ति व गति की क्रियाशीलता का अध्ययन, क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, फिजिक्स में। फिजिक्स में लीवर की शक्ति व गति की क्रियाशीलता का अध्ययन करता है, क्योंकि जो फिजिक्स चलती है ना, उसमें विभिन्न प्रकार की गतियां हैं, है ना, और उसमें कौन कौन सी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, और उसमें अगर किस प्रकार से शक्ति लगाई जाए तो वो क्रिया अधिक प्रभावी ढंग से हो सके। और रेखा गणित में आपने को नाम देखो, रेखा गणित, यानी एक रेखा के अनुसार रेखांकित गणना करना। तो इसमें ये पता लगाया जाता है कि किस कोण से वस्तु को फेंके जिससे वो कम शक्ति में अधिक दूरी तय कर सके। इसमें रेखा गणित। इसमें किस कोण, जानते हैं ना कोण, जैसे आपने नाम सुना होगा ना, जैसे 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, मतलब 180 डिग्री, 300 डिग्री, कई और भी बीच बीच के मान भी होते हैं। तो ये कोण जो होते हैं, मतलब जैसे ये देखिए अपने हाथों में दोनों तरफ ये कोण बन गया, इस टाइप से, ये है ना, ये यूं करके देखा तो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का बन गया, ये 180 का हो गया। तो इस प्रकार से ये कोण होते हैं। तो रेखा गणित, इसमें किस कोण से वस्तु को फेंके, इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि किस कोण से वस्तु को फेंके ताकि वह कम शक्ति से अधिक दूरी तय कर सके। तो इसमें
ये बताया जाता है कि किस मतलब वस्तु को या किसी भी वस्तु को कौन से फेंका जाए कि वो कम शक्ति से अधिक दूरी तय कर सकती है। तो इस प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है। और कल जो हमारा जो अध्ययन का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बायोमैकेनिक्स, यानी जैव यांत्रिकी। तो जो पहला जो अध्ययन था एक तरह से ये था आपने किन्सियोलॉजी, शियोलॉजी। और कल जो अध्ययन करेंगे दूसरा जो इसकी है ना, इसको कहते हैं स्पोर्ट्स, बायोमैकेनिक्स, यानी खेल जैव यांत्रिकी। नाम आ रहा होगा देखो ना, खेल जैव यांत्रिकी। स्पोर्ट का मतलब खेल और ये जैव यांत्रिकी यानी जीवों में यांत्रिकी। मैकेनिक का मतलब यांत्रिकी यानी मशीनों से संबंधित। तो बिल्कुल राइट है, जीवों का शरीर किसके समान काम करता है? मशीनों के समान कार्य करता है। तो इसका अध्ययन कल करेंगे।